नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा पहुंचे हैं और ऐसे में उन्होंने श्री संस्था गोकर्ण परतगली जीवोर्थ मठ की 550वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लिया और इसके साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने मठ परिसर में पहुंचकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके की और जिसके बाद से उन्होंने मठ की आध्यात्मिक परंपरा, ऐतिहासिक धरोहर और समाज में उससे योगदान को दर्शाने वाली विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया। और इस भव्य आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री ने भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया, जो कि मठ परिसर में स्थापित की गई। प्रतिमा का उद्घाटन समारोह का मुख्य आकर्षण रहा और उपस्थित साधु संत श्रद्धालुओं तक अंगतुक लेके एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में देखा गया। मठ के आयोजित यह उत्सव इसीलिए भी है काफी खास क्योंकि 550 साल की स्मृति सांस्कृतिक, धार्मिक और मानवीय सेवा की यात्रा का प्रतीक है। देश के कई हिस्सों से आए श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या ने समारोह में भाग लेकर इसे आध्यात्मिक परंपरा को सम्मानित दिया और आयोजन को और भी विशेष बना दिया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के बीच अचानक हुए बम धमाके ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया और ये विस्फोट केंद्रीय विद्यालय के पास हुआ है। और जब सुबह लगभग 8 बजे स्कूल के गेट नंबर 3 के सामने ये धमाका हुआ है और धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई और लोग घबराकर घरों से बाहर निकले। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कि कोई भी अज्ञात शख्स विस्फोटक पदार्थ को सक्रिय करके मौके से तुरंत फरार हो गया है। घटना के समय स्कूल के बच्चे पहले ही अंदर जा चुके थे, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई और किसी के घायल होने की खबर नहीं मिली। विस्फोट की सूचना मिलते ही मंचेश्वर धाम के थाने की टीम तुरंत मौके पर पहुंची है। पुलिस ने क्षेत्र को घेर कर जांच शुरू कर दी है और पता लगाने में जुट गई है कि विस्फोट कहां से लाया गया और इसका उद्देश्य क्या था। शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि धमाके से किसी प्रकार की भौतिक क्षति नहीं हुई है, परंतु घटना ने स्थानीय निवासियों और स्कूल समुदाय में भय का माहौल पैदा कर दिया है। प्रशासन अब सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करने का विचार कर रहा है। और दिल्ली से जुड़ी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भारत की जीडीपी दूसरी तिमाही में बढ़ी है और अमेरिकी टैरिफ के बावजूद जीडीपी जो है 8.2% बढ़ी है और पिछले साल इसी तिमाही में जीडीपी जो थी वो 5.6% थी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भारत की जीडीपी जो है वो दूसरे तिमाही में बढ़ी है और ऐसे में अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भी जीडीपी जो है वो 8.2% तक बढ़ गई है और पिछले साल इसी तिमाही में जो जीडीपी थी वो 5.6% दर्ज थी और ऐसे में ये जो बढ़ी हुई है दूसरी तिमाही में ये अमेरिका टैरिफ के बाद भी ये 8.2% बढ़ गई है और पिछले साल की अगर बात की जाए तो 5.6 थी। नेपाल और भारत के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है और इसकी वजह नेपाल के केंद्रीय बैंक की ओर से जारी किया गया नया 100 रुपए का नोट है। इस नोट पर नेपाल ने काला पानी, लिपुलेखा और साथ ही लिमियाथुरा के अपने नक्शे में शामिल करते हुए छिपाया है और ये वही छापा गया है और ये वही क्षेत्र है जिस पर भारत अपना वैध दावा करता आया है। भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि ये इलाका उसकी संप्रभुता सीमा का हिस्सा है और इस पर किसी अन्य देश का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि नेपाल ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब उसने करीब 5 साल पहले अपने राजनीतिक मानचित्र में संशोधन कर इन तीनों क्षेत्रों में शामिल किया था और अब उसी दावों को अपनी मुद्रा पर दर्शाने से दोनों देशों के बीच तनाव और भी बढ़ गया है। और इससे पहले नेपाल के 100 रुपए के नोट पर इन क्षेत्रों का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन नई श्रृंखला में सिर्फ एक नोट पर नक्शा बदला गया है। जहां तक किसी देश के मुद्रा पर नक्शा छपने के नियमों का सवाल है, इसके लिए कई अंतर्राष्ट्रीय कानून मौजूद हैं। प्रत्येक देश अपने सरकार और केंद्रीय बैंक की नीतियों के आधार पर मुद्रा की डिजाइन तय करता है, चाहे राष्ट्रीय प्रतीक हो या फिर क्षेत्रीय मानचित्र इसका निर्णय लेता है। और ऐसे में भारत के पास इस स्थिति में आपत्ति जताने के अलावा कोई भी विकल्प मौजूद नहीं है। ये पहले ही
की तरह ही नेपाल सरकार के समक्ष औपचारिक विरोध दर्ज करा सकता है और अनुरोध कर सकता है कि ऐसा एक तरफा कदमों से बचा जाए। यदि नेपाल इस पर ध्यान नहीं देता है और विवादित नक्शा नोटों पर जारी रखता है तो भारत इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऊंचा उठा सकता है और कूटनीतिक स्तर पर भी दबाव बना सकता है। बता दें कि नेपाल ने नया 100 का नोट जारी किया है और ऐसे में अब विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। संत समुदाय ने कुंभ में सहयोग दिया है और ऐसे में जो सीएम धामी हैं वो लगातार कुंभ मेले को 2027 में कुंभ मेले को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि कुंभ मेले को लेकर संत समुदाय ने पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद देने का आश्वासन दिया है और उनके अनुसार कुंभ जैसे विशाल आयोजन में संत समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, इसीलिए उनसे विस्तृत विमर्श किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सालों 2027 में प्रस्तावित कुंभ को भव्य भरपूर बनाने के लिए राज्य सरकार हर स्तर पर व्यापक प्रबंध सुनिश्चित करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि कुंभ मेला 13 जनवरी मकर संक्रांति के अवसर पर शुरू होगा और तैयारियों की प्रारंभिक प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई थी, पर संतों के आशीर्वाद के साथ अब औपचारिक रूप से सभी योजनाओं को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। प्रशासन सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता, आवास और साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान देंगे ताकि ये योजना अपने ऐतिहासिक महत्व के अनुरूप सफल और सुव्यवस्थित हो सके। कुंभ मेले को लेकर पूरी तरह से अपना आशीर्वाद और हर प्रकार का सहयोग देने का यहाँ पर उन्होंने हम सबको कहा है। और क्योंकि कुंभ मेला आयोजन होना, उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे पूज्य संत समाज की होती है और पूज्य संत समाज हमारे सभी अखाड़ों के सभी पूज्य संतगण, सभी अखाड़े आज यहाँ पर उपस्थित थे, सभी के प्रतिनिधि उपस्थित थे और ये 2027 में होने वाला मेला हमारा बहुत दिव्य हो, भव्य हो, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर सुनिश्चित हों, उन सभी पर आज चर्चा हुई है और हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से ये बहुत मेला हमारा शानदार होगा, अच्छा होगा। जो भी यहाँ पर भक्तगण पूरे देश भर से आएंगे, माँ गंगा के तट पर देवभूमि आएंगे, सभी एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। उसके लिए प्रशासनिक दृष्टि से भी सारी तैयारियां हमारी आगे बढ़ रही हैं और सभी के सुझाव लेकर इसको हम लोग बहुत भव्य आयोजन बनाएंगे। टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच हुई करीब 2 घंटे बैठक चली, जिसमें पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया की प्रगति और उससे जुड़े कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के दौरान टीएमसी प्रतिनिधियों ने ये चिंता जताई कि राज्य के कई क्षेत्रों में बीएलओ पर अनावश्यक दबाव पड़ने की शिकायतें सामने आ रही हैं, जो पुनरीक्षण कार्य की पारदर्शिता और निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती है। पार्टी ने आयोग से अनुरोध किया कि इस प्रक्रिया की निगरानी और अधिक सख्ती से की जाए ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता या फिर दखल अंदाजी को रोका जा सके। तो वहीं चुनाव आयोग ने टीएमसी के सभी बिंदुओं को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वासन दिया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। कि चुनाव आयोग ने टीएमसी जो कार्यकर्ता है उनके साथ मुलाकात की है और ऐसे में ये मुलाकात करीब 2 घंटे चली है। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर लगातार बवाल देखने को मिल रहा है और ऐसे में ये बैठक हुई है चुनाव आयोग के साथ और कई तरह की बातें रखी गई है और जिसके बाद से बैठक में ये भी कहा गया है कि निष्पक्ष जांच की जाए ताकि जो बीएलओ हैं जिनकी मौत हो रही है उन्हें थोड़ा सा समय मिल जाए। बड़ी जानकारी आपको दे दें, चुनाव आयोग के साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बीएलओ के साथ ये बैठक हुई है और चुनाव आयोग के खिलाफ हालांकि ममता बनर्जी
सड़कों पर उतर चुकी थी और ऐसे में चुनाव आयोग ने मतदान सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर देश भर में बीएलओ की नियुक्ति की है। लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त बीएलओ ही उनके बीएलओ को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में बड़ी बैठक की गई है। इस बैठक में कई तरह के मुद्दे भी उठाए हैं। हांगकांग में रिहायशी इमारतों में लगी भीषण आग से हालत और गंभीर हो गई है। घटना के बाद राहत और बचाव दल लगातार मलबे और धुएं से भरे इलाके में फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुटे हैं, लेकिन बढ़ती क्षति ने स्थिति और चुनौतीपूर्ण बना दी है। आग लगने के चंद घंटों में मृतकों की संख्या तेजी से बढ़ी है और अब ये आंकड़ा 145 तक पहुंच गया है। अस्पताल में कई घायलों का इलाज जारी है, जिसमें कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने आग के कारणों की जांच शुरू कर दी है और शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार इमारतों के भीतर अत्याधुनिक धुएं हैं। भर जाने से ऊपरी मंजिलों तक वो धुएं पहुंचे हैं और जिसके बाद से जनहानि और भी ज्यादा बढ़ गई है। राहत एजेंसियों ने प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी ठहराव और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई है और इस त्रासदी ने शहर को गहरे सदमे में डाल दिया है और सुरक्षा मानकों पर नए सिरे से सवाल खड़े कर दिए हैं। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे में हुई फायरिंग के मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी और शूटर जो है बंधु मान सिंह सोखा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ऐसे में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने ये गिरफ्तारी की है। जानकारी के अनुसार बंधु मान सिंह गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ जुड़ा हुआ है और फायरिंग की घटना के बाद से भारत लौट आया था और इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मोस्ट वांटेड सदस्य गोल्डी डिल्लो के साथ भी संपर्क में था। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की इस गिरफ्तारी को बड़ी सफलता मान रही है, क्योंकि बंधु जो है वो कैफे में हुई गोलीबारी का मुख्य शूटर था और फायरिंग के पीछे का षड्यंत्र को समझने में उसकी अहम भूमिका है। इसके साथ ही जो आरोपी है उसने गोल्डी बराड़ से जुड़े होने की भी वजह से पुलिस आगे की जांच और गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की पहचान पर भी काम कर रही है और ये गिरफ्तारी मामले की गुत्थी सुलझाने और अपराधों को न्याय के दायरे में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी प्रवीण कुमार को सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपते हुए नई जिम्मेदारी दे दी है। मौजूदा प्रशासनिक आवश्यकताओं और संगठन के विस्तृत में निरंतर बनाए रखने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है। प्रवीण कुमार पहले भी कई महत्वपूर्ण सुरक्षा और प्रशासनिक पदों पर काम कर चुके हैं, जिसमें सीमा प्रबंधता, अतिरिक्त सुरक्षा और रणनीतिक संचालन से जुड़े दायित्व प्रमुख रहे हैं। नई भूमिका मिलते ही उनकी जिम्मेदारी उम्मीदें और भी बढ़ती जा रही हैं कि वो सीमा सुरक्षा से जुड़े मौजूदा चुनौतियों जैसे कि सीमा पार घुसपैठी, तस्करी और सुरक्षा ढांचों और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर और अधिक प्रभावित रूप से काम करेंगे। मंत्रालय के अनुसार स्थायी नियुक्तियां होने तक भी बीएसएफ के शीर्ष पदों की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। उनकी नियुक्ति से बल के संचालन और स्थिरता और प्रशासनिक गति बनाए रखने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।